प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी को स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 30, सॉरी आपकी यूनिट नंबर 3। ठीक है, इस यूनिट नंबर 3 में आपका जो चैप्टर बच्चों आपका जो जा रहा है 4 जा रहा है। और आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम 3 लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर का बच्चों ये आज आपका लास्ट लेक्चर होगा। आज लेक्चर हो जाने के बाद में आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर बच्चों आपके बोर्ड के सॉरी होम एग्जाम जो आपके होंगे 11वीं क्लास के अपने अपने स्कूल के माध्यम से, ठीक है, तो उसमें बच्चों ये आपको जो चैप्टर होगा लगभग 7 नंबर का आपका इसमें से आने वाला है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, आप जानते हैं बच्चों की वृत्तीय गति के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है। तो आपको याद होगा बच्चों, हमने बताया था आपको वृत्तीय गति क्या होती है कि एक ऐसी गति है ना, एक ऐसी गति जिसमें हमने यहाँ बताया था बच्चों आपको कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेंटर होगा ये वाला, ठीक है, तो ये इसको व्यास कहला देता है ये वाला। ठीक है, और इसको इससे मिला के चलें यहाँ पे, तो एक तरीके से बच्चों आपको इसका यहाँ पर सेंटर नजर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके, यहाँ पर इसका सेंटर हो जाएगा ये वाला। इसको ओ मान लेंगे और मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो भी ये गति करता है बच्चों आपका। तो जब ये गति कर रहा होगा आपका बच्चों यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा कि ये इसकी स्पर्शरेखा कुछ इस तरीके से जाएगी जहां पर आपका बच्चों वेग v होगा। ठीक है, और इस तरीके से बच्चों गति कर रहा होगा। मान लो जब ये पार्टिकल आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जब ये पार्टिकल आपका यहाँ पर आ जाएगा तो उस केस में बच्चों जो इसकी जो वेग की दिशा होगी वो इसको मिलाते हुए इस दिशा में भी गति करेगा। इसका वेग का परिमाण नियत रहेगा। ठीक है, और उसकी दिशा जो हमेशा रहेगी बच्चों सेंटर की ओर रहेगी। ठीक है, तो देखिए हम एक साथ वृत्तीय गति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक समान चाल यानी कि अचर चाल जिसमें इसकी स्पीड बच्चों ना बदले, जब भी कोई कण आपका किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक अचर चाल से गति करता है तो उसकी गति कहलाती है एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, और एक समान वृत्तीय गति में करते हुए अगर वस्तु की एक समान चाल बच्चों v है तो उस पर लगने वाला जो त्वरण होगा बच्चों आपका v² हो जाएगा। s क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों आपका, s यहां से लेके यहां तक की दूरी। अगर इस s की जगह बच्चों हम यहाँ पे r लिख दे तो r यहाँ पे बच्चों इसकी रेडियस हो जाएगी, तो हम यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस को बच्चों यहाँ पे r कह सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जो आपकी होगी बच्चों यहाँ पर हम इसे r कह देंगे। ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये r हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस बच्चों आपकी r हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको r मान के चलेंगे, जिसकी दिशा बच्चों सदैव कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार त्वरण सदैव किसी बल से उत्पन्न होता है। अतः जो बल बच्चों यहाँ पर लगेगा, जैसे हम जानते हैं कि आपका जो बल होगा वो F बराबर आपका होता है बच्चों m इंटू ए होगा। अब ए है आपका त्वरण यानी कि v²r। ठीक है, अगर मैं इसको कैपिटल R मान लेता हूँ तो जैसे मैं यहाँ रखूँ तो v²r यानी कि यहाँ पे देखिए m तो आपका ऐसे आ गया और v² आ गया, तो यहाँ पे आपका हो गया ये FC यानी कि सेंटर पर लगने वाला फोर्स। C यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों अभिकेंद्र बल, इसको यहाँ पे बोलते हैं अभिकेंद्र बल, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण, और त्वरण कितना होगा बच्चों v²r हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। अब आगे देख लेते हैं बच्चों, अगर इसको आगे और सॉल्व किया था कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में बच्चों एक सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो जब ये गति करता है आगे की तरफ तो हमेशा इस पे एक बल भी काम करता है जिसकी दिशा बच्चों हमेशा सेंटर की ओर होती है। ठीक है, जिसकी दिशा बच्चों कहाँ होगी, सेंटर की ओर होगी। तो इस पॉइंट से जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ मिला लेंगे, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो इसकी दिशा बच्चों हमेशा सेंटर की ओर होती है। ठीक है, किसी पिंड को वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घुमाने के लिए आवश्यक बल जिसकी दिशा बच्चों कहाँ होती है, सदैव केंद्र की ओर रहती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, अभिकेंद्र बल कहते हैं, कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे आगे की तरफ बढ़ता है तो वेग की दिशा आगे की तरफ जा रही है, लेकिन बल की दिशा हमेशा सेंटर की ओर होती है। जब नीचे गति करता हुआ आएगा तो बल की दिशा हमेशा आगे की तरफ सेंटर की ओर होगी,
सेंटर को बच्चों यहाँ पे O से दिखा देंगे, और वेग की दिशा आपकी हर पॉइंट पे बदलती है, क्योंकि जब वेग की दिशा बदलती है बच्चों तो उसमें वहां पर एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा बच्चों यहाँ पर केंद्र की ओर रहेगी, जिसे नाम दिया जाएगा अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे आपका अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ध्यान देंगे, अगर मान लो आपको इसको वैल्यू निकालनी हो कि फॉर्मूला निकालना हो तो कितना फॉर्मूला बनेगा इसका, क्या बनेगा कि जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित कैसे होगा, केवल दिशा में, परिमाण में नहीं बदला, केवल दिशा बदलती है। और जब दिशा बदलती है तो उस वजह से बच्चों इसका क्या होगा, जब दिशा बदलती है तो यहाँ पर बच्चों वेग में परिवर्तन आएगा। जब वेग में बच्चों परिवर्तन होगा दिशा के बदल जाने से, तो इस वजह से वेग परिवर्तन के कारण उसमें एक केंद्र की ओर, केंद्र की दिशा में कार्य करने वाला त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे बच्चों क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा, v स्क्वायर बटे r होगा। ठीक है, v स्क्वायर अपॉन r होगा। अब यहां पर अगर जाएं तो बच्चों हम जानते हैं कि जो v की वैल्यू होती है आपकी r ओमेगा होती है। जैसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जैसे आप निकालेंगे अभिकेंद्र त्वरण के लिए, और आपका v स्क्वायर बटे में r आ रहा है यहाँ पे, और v की वैल्यू आपने रखी r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r जाएगा, एक r से r बच्चों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों ये वाला, ये अभिकेंद्र त्वरण आपका आया है r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर v रेखीय वेग होगा, ओमेगा कोणीय वेग होगा, r वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार त्वरण सदैव किसी बल के कारण बच्चों उत्पन्न होता है। त्वरण सदैव किसी बल के कारण यहाँ पे बच्चों उत्पन्न होता है। तो अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बल होगा आपका, यानी कि F बराबर आपका बच्चों यहाँ पर हो जाएगा m इंटू में a हो जाएगा, m द्रव्यमान हो जाएगा, a यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। m की वैल्यू ऐसे आ गई, अभिकेंद्र त्वरण की आ गई, तो फॉर्मूला एक तो बच्चों आपका बन जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका F बराबर m स्क्वायर बटे r। ठीक है, अब जैसे v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो आपका अभिकेंद्र बल दूसरा वाला निकल के आ जाएगा यहाँ पे, F बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इधर बच्चों इसको आगे देख लेते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर और भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप जैसे आपका यहाँ पे बच्चों वैल्यू निकल के आ चुकी है F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो बच्चों आप जानते हैं कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n लिख सकते हैं आवृत्ति, है ना। तो जैसे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एम आर इंटू में बच्चों जाएगा 2 पाई n का स्क्वायर जाएगा। इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा एम आर इंटू में 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर ले तो आपका वैल्यू बन जाएगी बच्चों 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर एम आर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बच्चों आपके इस तरीके से आ सकता है कि सिद्ध करके बताइए यदि स्मॉलम द्रव्यमान को कोई पिंड स्मॉलर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है तो उस पर कार्य करने वाला विकेंद्र बल ये होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सिद्ध करके बताइए यदि स्मॉलम द्रव्यमान का कोई कण स्मॉलर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल स्मॉल v से गति कर रहा है तो सिद्ध करके बताइए कि उस पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर एम आर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यदि वो कह दे कि 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो इसमें r की वैल्यू बच्चों आपको 1 मीटर रख देनी होगी, तो जिससे आपका यहां पर आपका क्या खत्म हो जाएगा, r खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास में 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर m बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन में आपसे कहा जाए उसके अकॉर्डिंग बच्चों वैसा ही काम यहां पर आप करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। तो जैसे बच्चों अब आगे चलते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए देख लें यहां पर कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी एवं सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से बच्चों प्राप्त होता है। इस प्रकार मोड़ पर गाड़ी को वृत्तीय पथ पर गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क तथा गाड़ी के टायरों के बीच में बच्चों घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर गति किस तरीके से आ रही है। आपको वृत्तीय गति के बारे में स्टडी करनी है बच्चों यहाँ पे। तो वृत्तीय गति के बारे में जब बच्चों यहाँ पे स्टडी करेंगे हम, तो किस तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करनी है।
अब जो है बच्चों यहाँ गति होगी आपकी वृत्तीय पथ पे, वो होगी आपकी ऊर्ध्वाधर तल में। एक तो दो तरीके से बच्चों यहाँ पे गति होगी। मान लो अगर आपने एक रस्सी में एक पत्थर को बांध दिया, उसको आपने इस तरीके से रोटेट किया, तो वो गति होगी बच्चों क्षैतिज तल में, ठीक है। जहां पे क्षैतिज तल में उसकी जो तनाव उत्पन्न होगा डोरी में वो बिल्कुल बराबर होगा। लेकिन जब आप उसी डोरी में पत्थरों को बांध के ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करवाएं, इस तरीके से गति करवाएं, ठीक है, तो जब आपकी इस तरीके से बच्चों गति होगी ऊर्ध्वाधर तल में, तो उस केस में तनाव क्या होगा, उस केस में विकेंद्र बल का मान क्या होगा, उस केस में चाल क्या होगी, उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम बिंदु पर चाल क्या होगी। आपको बच्चों सारी चीजों के बारे में पता होगा, होना चाहिए, ठीक है। तो आपका हेडिंग है बच्चों यहाँ पे, ध्यान देंगे, डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, और लॉन्ग टॉपिक है आपका ये वाला, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल बच्चों काफी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जब किसी पिंड को किसी भारहीन, यानी कि जिसका भार ना हो बच्चों, ठीक है, भारहीन डोरी से बांध के ऊर्ध्वाधर, ध्यान देंगे शब्द को, ऊर्ध्वाधर, जब भी शब्द आपको ऊर्ध्वाधर आएगा तब जाके ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। यदि क्षैतिज में आएगा तो आपको ये वाला नहीं करना है। ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो वह पिंड गुरुत्व के अधीन गति करता है, अतः ऊर्ध्वाधर वृत्त में पिंड की गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है, असमान वृत्तीय गति कहलाती है। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में वृत्तीय गति में गति के दौरान पिंड की चाल और रस्सी में तनाव दोनों ही घटते जाते हैं, और ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि ना कि पिंड की चाल शून्य हो और ना ही रस्सी में तनाव शून्य हो। तो चाल और तनाव दोनों चीजें परिवर्तित होती हैं। तो देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है, कि जैसे बच्चों आपने मान लिया कि आपके पास में यहां पर एक सर्कल है ये वाला, देखिए मान लिया आपके पास में यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है। अब अगर सर्कल यहाँ पर है आपके पास में, तो उसको ऐसा ले सकते हैं क्या, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि अगर आपके पास में बच्चों यहाँ पर एक ये सेंटर बना हुआ है, इस सेंटर को आपने ओ मान लिया है, और ये इसके जो रेडियस है बच्चों, मान लेते हैं कि स्मॉल आर रेडियस इसकी है, तो उस केस में ये बच्चों आपका न्यूनतम बिंदु होगा पॉइंट ए, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, जिसको आप यहाँ पे या तो एच कह सकते हैं, या आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों ए डैश आपका यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। और मान लेते हैं कि वृत्तीय गति में गलाते हुए यहाँ पे हमने एक पिंड को बांध दिया है, जिसका बच्चों मास होगा यहाँ पे m, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हम मान के चल लेते हैं बच्चों कि आपके पास में यहाँ पर ये एक पिंड है, ठीक है, जिसका बच्चों मास होगा m। जब इसका मास बच्चों यहाँ पे m kg होगा, तो उस केस में ग्रेविटी की काम करती है, जिससे इसका भार नीचे की तरफ काम करेगा और भार इसका बच्चों mg नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन डोरी में तनाव उत्पन्न होगा, जो टी काम कर रहा है बच्चों यहाँ पे आपका, और ये जो तनाव होगा बच्चों सेंटर की ओर कार्य करेगा, जो यहाँ पर आपका अभिकेंद्र बल कहलाता है। क्योंकि जब वृत्तीय गति बच्चों यहाँ पर हो रही होगी तो ये टी ही काम करेगा, जिसमें यहाँ पर तनाव कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया कि प्रारंभिक वेग इसका यू रहा होगा स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, तो जैसे इस पॉइंट पे बच्चों जाता है तो यहाँ पे इसका वेग बच्चों वी हो जाता है, और इसके कॉम्पोनेंट यहाँ पे हमको कर रहे होंगे कि जैसे इसका दो घटक हो जाते हैं यहाँ पे mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो जो mg cos थीटा होगा बच्चों टी को संतुलित करता है, लेकिन टी को संतुलित करने का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि नीचे की तरफ भाग जाएगा, यह भी वृत्तीय गति कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो टी की वैल्यू होगी mg cos थीटा से ज्यादा रही होगी, तो इससे ये अभी हमेशा केंद्र की ओर बच्चों काम कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो उसका v है वो उसका जो दूसरा घटक होगा बच्चों, उसको गति आगे बढ़ाने में बच्चों यहाँ पे मदद करते हैं mg sin थीटा, ठीक है। तो ध्यान देंगे आगे बच्चों कि क्या हो रहा है इसमें। अब जैसे इसमें आगे चल लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, माना स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को स्मॉल आर त्रिज्या के
ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में गति कराया जा रहा है, तो वृत्तीय गति को पूरा करने के लिए न्यूनतम शर्तें। नंबर 1, उच्चतम बिंदु पर, यानी कि उच्चतम बिंदु बच्चों आपका एच यहाँ पे दिखा रखा है, पिंड का वेग शून्य ना हो। ठीक है, पिंड का वेग बच्चों अगर शून्य हो गया तो जैसे ही हम उसको गति करा रहे होंगे, जैसे वेग 0 हो जाएगा तो तुरंत वो रस्सी मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ आएगा, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जैसे जैसे आपका ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका वेग धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। क्योंकि जब आप रोटेट करवाएंगे किसी भी चीज को, तो आपको न्यूनतम पॉइंट जो आपका नीचे वाला पॉइंट है उसको अधिकतम वेग देना होगा। अधिकतम वेग जब देंगे तभी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर जब जाके बच्चों 0 आपका नहीं होना चाहिए। जैसे ही अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो सीधा नीचे आ जाएगा, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, इसलिए वेग आपका 0 नहीं होगा। दूसरा, उच्चतम बिंदु एच पर रस्सी में तनाव शून्य हो, तनाव शून्य होगा। तो देखिए अभी हम इसको कैसे निकालेंगे, क्रांतिक चाल के समय में देखिए, इस प्रकार वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तथा गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में व स्थिर ऊर्जा गति ऊर्जा में बच्चों परिवर्तित होती रहती है। माना किसी क्षण वृत्त के बिंदु P पर है, पिंड के मतलब हमने मान लिया कि कोई पिंड आपका जो है गति करते समय वो यहाँ पर पॉइंट P पर है। ठीक है, पिंड P पर है और निम्न अवस्था विस्थापन A से थीटा, जैसे ए से थीटा पे मतलब पॉइंट पी पर जाएगा तो यहाँ पे वो कोणीय विस्थापन, यहाँ पे जो विस्थापन होगा बच्चों आपका वो थीटा विस्थापन यहाँ पर हो जाता है जब वो ए से पी पर जाता है। तो जैसे विस्थापन होगा बच्चों आपका, तो माना बिंदु पी पर पिंड का वेग v है जो स्पर्श रेखा की दिशा में आगे की तरफ बच्चों जा रहा होगा। ठीक है, इस स्थिति में पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1, पिंड का भार mg और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करते हैं, जैसा आप यहाँ पे बच्चों देख पा रहे होंगे, ये वाला भार आपका नीचे की तरफ बच्चों काम कर रहे हैं। ठीक है, mg। दूसरा, डोरी में तनाव जो जो कहाँ काम करता है बच्चों आपका, अंदर की तरफ यहाँ पे सेंटर पे काम कर रहा होगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो बच्चों दूरी होगी, यानी कि अगर O से P तक की दूरी की बात करें बच्चों, तो वो दूरी आपकी होगी r, जो त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त के केंद्र की ओर काम करते हैं। पिंड के भार mg को दो घटकों में विभाजित किया जाएगा बच्चों। स्पर्श रेखी घटक आपका जो mg sin थीटा पिंड के वेग की विपरीत दिशा में होगा, तो त्रिज्या घटक आपका mg cos थीटा जो डोरी के तनाव t के विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे दूसरा घटक अगर आप देखेंगे तो जो आपका तनाव काम कर रहा है बच्चों यहाँ पे, वो उसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये दूसरा घटक जो ये वाला जा रहा है, इस तरीके से mg sin थीटा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार वृत्तीय गति के केंद्र की ओर लगने वाला नेट जो बल होगा, चूंकि जो वृत्तीय गति कंटिन्यू हो रही है, इसका मतलब यहाँ से t में से इसको बच्चों माइनस कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखा विकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल बच्चों क्या होता है आपका, mv² बटे में r होता है, यह विकेंद्र बल होगा आपका। लेकिन ये जो वैल्यू होगी बच्चों वो t माइनस mg cos थीटा के इक्वल होगी। तो यहाँ से अगर आपको तनाव निकालना बच्चों, तो mg cos थीटा आपको उधर जाके वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो देखिए, तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू आपका mv² बटे में r आ गया। अब यहाँ से बच्चों अगर ये हिस्सा उधर जाएगा, ठीक है, तो आपका बन जाएगा डोरी में तनाव। कितना आ जाएगा डोरी में तनाव बच्चों आपका, डोरी में तनाव आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे देखिए, डोरी में तनाव आपका आ चुका है यहाँ पर ये वाला t बराबर mg cos थीटा, जो ये वाला हिस्सा था आपको उधर जाके बच्चों प्लस हो जाएगा mg cos थीटा प्लस में आपका mv² बटे में r। तो यानी कि जो डोरी में तनाव होगा बच्चों डिपेंड करेगा थीटा पर कि थीटा की वैल्यू कितनी है। थीटा अगर कम से कम होगा तो वैल्यू आपकी तनाव की बढ़ जाएगी, थीटा जितना ज्यादा होगा तनाव की वैल्यू बच्चों आपकी उतनी धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। अब जैसे आगे चल लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो आपको देखिए क्या नजर आ रहा है, जैसे जैसे पिंड वृत्तीय पथ पर ऊपर की ओर जाता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चों आपको ऊपर की तरफ जाएगा तो यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ने लगेगी, है ना। तो वेग कम होने लगता है परंतु कोण विस्थापन थीटा का मान बच्चों बढ़ने लगता है। ठीक है, अर्थात cos थीटा की वैल्यू कम होने लगती है। और समीकरण 1 के अनुसार उच्चतम बिंदु, जो समीकरण बच्चों हमारी एक आई थी वो क्या आई थी, t बराबर mv² बटे में r प्लस mg cos थीटा। ठीक है, इसको बच्चों समीकरण नंबर 1 माना था हमने यहाँ पर, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये t बराबर mg cos थीटा प्लस mv² बटे में समीकरण नंबर बच्चों हमने यहाँ पर 1 मान रखा है। तो देखिए
बढ़ता जाता है और अर्थात कोस का मान कम हो जाएगा। समीकरण 1 से उच्चतम बिंदु की स्थिति एच पर डोरी में जो तनाव होगा बच्चों वो न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा अभी निकालेंगे। यदि पिंड का वेग v कम किया जाए तो डोरी में तनाव t भी कम हो जाएगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी डोरी में तनाव बिल्कुल t शून्य हो जाएगा। माना वृत्त के उच्चतम बिंदु h पर, जब बच्चों हम उच्चतम बिंदु बात करेंगे तो आपका मतलब होगा कि जो पार्टिकल था हमारा वो इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा। थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 180 डिग्री आ जाएगी, है ना। और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों आपकी -1 होती है। ठीक है, पिंड पर वह न्यूनतम वेग vc यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों क्रांतिक चाल, है ना। तो उपयुक्त समीकरण में देखें तो t बराबर 0 हो जाएगा, तनाव लगभग 0 हो जाएगा। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे आपका माइनस रहेगा तो आपका जाएगा mv² बटे मार माइनस के mg। अब ये बच्चों इधर आ जाएगा, है ना। तो ये जब इधर जाएगा आपको तो आपका आ जाएगा इस तरीके से निकाल के। तो जैसे mc² vc² मतलब यहाँ पे क्रांतिक चाल के लिए क्योंकि न्यूनतम चाल होगी ना ये वाली बच्चों न्यूनतम चाल हो जाएगा ना। मतलब इस तरीके से हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आपसे कि जब टी की वैल्यू अपने 0 पुट कर दें यहाँ पे तो इसको बी से लिख देंगे और ये इधर आ जाएगा तो आपको हो जाएगा बच्चों यहाँ पे mv² अपॉन mv² c r बराबर mg आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों आपका m से m कैंसिल हो जाएगा तो vc² बराबर आपका जाएगा g r आ जाएगा। और यहाँ से अगर क्रांतिक चाल निकालते हैं बच्चों तो आपका अंडर g r आ जाएगा। तो ये न्यूनतम चाल होगी, न्यूनतम वेग होगा आपको उच्चतम बिंदु पर। ठीक है, उच्चतम बिंदु पर आपका ये न्यूनतम वेग होगा। ठीक है, इस स्थिति में उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव शून्य, डोरी में तनाव बच्चों कितना आ गया शून्य हो जाएगा। ठीक है, तब उच्चतम बिंदु पर पिंड की न्यूनतम जो चाल होगी बच्चों वो कितनी होगी, पिंड की न्यूनतम चाल होगी आपके वीसी बराबर √gr। ठीक है, पिंड की इस न्यूनतम चाल को बच्चों हम क्या कहते हैं, पिंड की इस न्यूनतम चाल को बच्चों हम कहते हैं क्रांतिक चाल, क्रिटिकल स्पीड। इस स्थिति में वृत्त के उच्चतम बिंदु पिंड को आवश्यक अभिकेंद्र बल उसके बाहर से ही मिलता है। ठीक है, तो आपको ये बात बच्चों याद रहनी चाहिए। अब आगे चलते हैं कि पिंड अगर एच पे देखें बच्चों की कुल ऊर्जा कितनी होगी तो स्थिर ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा होगी। अब इस स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे mgh होता है ना, mgh होता है। ठीक है, और गति ऊर्जा होती है बच्चों 1/2 mv²। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एच पॉइंट पर अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों r है प्लस यहाँ से तक की दूरी r है तो h जो होगा आपका बच्चों वो 2r हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 mv², v इसके बच्चों क्या आएगा उच्चतम बिंदु पर h पर यानी कि vc आएगा। तो vc की वैल्यू बच्चों अभी जानते हैं आपने लिख के, तो यहाँ पे gr होती है तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी gr। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2r तो आपका आ जाएगा 2mgr प्लस 1/2 mgr। तो अब बच्चों उसको जोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/2 mgr। यानी कि पिंड की कुल ऊर्जा जो होगी बच्चों आपकी वो ये हो जाएगी 5/2 mgr। यह ऊर्जा ऊर्ध्वाधर गति के दौरान संरक्षित रहेगी यानी कि कुल ऊर्जा रहेगी जो बदलेगी नहीं पूरी गति के दौरान। ठीक है, देखिए अगर अब आपको बात करनी है बच्चों उच्चतम बिंदु पर कि उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, उच्चतम बिंदु सॉरी निम्नतम बिंदु पर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपका पार्टिकल यहाँ होगा तो थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी होगी, थीटा की वैल्यू आपको जो है 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1। तो पहले तो देखिए कुल ऊर्जा कितनी होगी, r का मान 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 5/2 mgr होता है ना तो इस ऊर्जा कितनी आएगी mg, h की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0 प्लस 1/2 mv² va²। ठीक है, तो यहाँ से अगर वेग निकालना हो तो यानी कि न्यूनतम पॉइंट पर कितना वेग आएगा तो ये तो खत्म हो गया बच्चों। तो आपके पास में यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ बच जाता है बच्चों 5/2 mgr बराबर 1/2 mv² a यानी कि न्यूनतम बिंदु पर वेग। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखते हैं बच्चों तो आपका इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाता है va² बराबर 5gr, है ना 5gr। और va अगर आपको निकालना तो आपका जाएगा बच्चों 5gr।
ये आपका यहाँ पर अधिकतम वेग आएगा, यानी कि सही पॉइंट पर जो आपका वेग होगा बच्चों कैसा होगा, अधिकतम वेग होगा। कैसा वेग होगा बच्चों आपका ये, अधिकतम वेग होगा। और डोरी में तनाव अगर देखें जो समीकरण नंबर 1 आए थे बच्चों, वहां पे रख देंगे 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और ए के मान को जैसे यहाँ पुट करेंगे आप, तो आपका जाएगा 5g/r/r। तो इस वाले r से बच्चों r कैंसिल हो जाएगा, तो देखें यहाँ पे 5g/r यानी कि 5 हो जाएगा, 5 + 1 आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका जो तनाव होगा बच्चों यहाँ पे वो अधिकतम तनाव होगा, ठीक है। अधिकतम वेग होगा और तनाव बच्चों कितना होगा, अधिकतम तनाव होगा T = 6 mg, ठीक है, 6 mg। क्लियर हो गया। अगर आपसे बात करें बच्चों बिंदु बी पर, बिंदु बी पर अगर बच्चों बात करते हैं, तो बिंदु बी का मतलब यहाँ पर आपका होगा कि जैसे आप वैल्यू को पुट करते हैं, तो बिंदु बी पर अगर आपको निकालना हो तो देखिए यहाँ पे बिंदु बी पर, तो 5/2 mg आ जाएगा, और mg के एच की वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपकी 1/2 VB² आ जाएगा। तो यहाँ से अगर वेग को निकालेंगे तो वो बच्चों आपका आएगा 3g/r रूट के अंदर, ठीक है। और तनाव आपका आ जाएगा बच्चों, वैल्यू जब यहाँ पे रखें cos 90 की वैल्यू बच्चों आपको जो 0, और ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो आपको सॉल्व करके यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 3mg आ जाएगा बस, ठीक है। तो यानी कि आप देखें जब पॉइंट ए पर थे तनाव था आपका 6 mg, वेग था आपका √5g/r। जब आप पॉइंट बी पर गए तो आपका वेग घट गया, तनाव भी घट हो गया। और जब पॉइंट ए पर गए थे बच्चों तो तनाव 0 हो गया था, है ना, और वेग आपका हो गया था बच्चों √g/r, यानी कि न्यूनतम वेग हो गया था, जिसको बच्चों क्रांतिक वेग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वृत्त के उच्चतम बिंदु H पर तनाव T, तनाव T कितना था बच्चों, 0 था, ठीक है। तथा न्यूनतम बिंदु पर तनाव कितना है आपका 6 mg, ठीक है। स्पष्ट है कि यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाने पर वृत्त के उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव 0 है, तथा वृत्त के न्यूनतम बिंदु पर तनाव पिंड के भार का 6 गुना होता है। उक्त से यह स्पष्ट है कि पिंड के उच्चतम बिंदु पर क्रांतिक चाल बच्चों कितनी आ रही है आपकी, √g/r आती है। न्यूनतम बिंदु पर पिंड की चाल आपकी आती है बच्चों √5g/r। इसका अर्थ यह होगी यदि पिंड की न्यूनतम बिंदु पर चाल √5g से कम है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचते पहुंचते पिंड की चाल क्रांतिक चाल से कम रह जाएगी, और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने से पहले ही डोरी ढीली पड़ जाएगी और पिंड वृत्तीय पथ को छोड़कर परिक्षेपीय गति करने लगेगा और वृत्त को पूर्ण नहीं कर पाएगा। अतः व्रत को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम बिंदु पर चाल कम से कम बच्चों आपकी √5g/r होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लिया जा रहा है वाला, तो क्वेश्चन किस तरीके से करना है कि माना आपके सामने क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, ये m बराबर आपको दे दिए 10 ग्राम। अब ग्राम को उसको बदलें तो 10 × 10 के माइनस के बच्चों 3 किलोग्राम चला जाएगा। एक कण आपको आ दे दिए बच्चों यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलें तो 25 × 10 बच्चों -2 मीटर त्रिज्या के वृत्त पथ पर 2 चक्कर प्रति सेकंड, n बराबर आपको दे दिया 2 चक्कर पर सेकंड, ठीक है, की दर से गति कर रहा है। तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल यानी कि F पूछ लिया आपसे, ठीक है। अभी बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो, F बराबर 4π² n² आया था। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 4, क्या पाई की वैल्यू को रखूं या ऐसी छोड़ देते हैं, तो एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू को हम रखते नहीं है, पाई को हम ऐसी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर पाई को ऐसी छोड़ देते हैं तो देखिए कितना आएगा आपका π² n की वैल्यू बच्चों 2 का स्क्वायर चला जाएगा, m का मतलब मान 10 × 10 - 3 चला जाएगा, और यहाँ पे r का मान बच्चों 25 × 10 - 2 चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे आपका, यहाँ पे 4 आ गया गुना πr² हो गया, यानी की वैल्यू कितनी हुई 4 होगी, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, एक काम कर लेते हैं बच्चों,
कि हम इस 25 की गुना इसमें कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा, गुना ये वाला बच्चों 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस के 3 हो जाएगा, ये खत्म हो गया 10 की पावर माइनस के 2 बचे जाएंगे, यानी कि ये बच्चों आपकी इससे कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास जो बचेगा बच्चों यहाँ पे वो ये बच जाएगा क्या, f बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस के 2, इसको लिख लेंगे बच्चों 0.04 पाई स्क्वायर। ठीक है, इतने न्यूटन का फोर्स आपका काम करेगा। बस आपको बच्चों यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके बच्चों 3.14। जैसे रखेंगे इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। आगे सवाल में क्या कहता है, ये कहता है कि 10 ग्राम एम दे दिया बच्चों आपको 10 ग्राम, इसको बदले तो 10 गुना 10 की पावर माइनस के 3 किलोग्राम चला जाएगा। आर बराबर आपको दे दिया बच्चों 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो कितना जाएगा 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर जाएगा। वृत्त की परिधि पर 2 मीटर वी और आपको ये 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहे हैं। तो पिंड पर लगने वाला विकेंद्र बल यानी कि एफ बताना है, दिशा बतानी है। तो दिशा तो बच्चों बिना सॉल्व करे बता देंगे हम। कहाँ दिशा काम करेगी आपकी केंद्र की ओर, केंद्र की ओर दिशा इसकी काम करेगी। अब बच्चों आपको एफ बताना, फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, एफ बराबर आप लगा लेंगे एम वी स्क्वायर बटे में आर लगा लेंगे। एम का मान कितना है 10 गुना 10 की पावर माइनस के 3 है ना, वी का मान कितना है 2, तो उसको 2 बार लिखेंगे 2 गुना 2। ठीक है, आर का मान कितना है बच्चों 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों यहां पर अब आप 3 में से एक पावर की माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 से खत्म हो जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू आपकी कितनी आएगी बच्चों, एफ बराबर आपका आ गया 2 न्यूटन। दिशा कहाँ काम कर रही है बच्चों आपकी केंद्र की ओर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे कहता है 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर, तो आपको आर देते हैं बच्चों यहाँ पे 1 मीटर लंबी डोरी। ठीक है, डोरी के लंबे 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर बंधा 2 किलोग्राम, एम बराबर आपको दे दिया बच्चों 2 किलोग्राम का एक पिंड है जो ऊर्ध्वाधर वृत्त, ठीक है, में चक्कर लगा रहा है पथ के निम्नतम बिंदु पिंड का न्यूनतम वेग है ना। तो देखिए निम्नतम बिंदु पर पिंड का वेग, पिंड का वेग बच्चों न्यूनतम बिंदु पर कितना होता है v बराबर √5g/r। ठीक है, 5 g का मान दे रखा है, यस दे रखा है, g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9.8। ठीक है, r का मान कितना है बच्चों 1 है। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। अगर बच्चों इसको देखा जाए तो क्या हम इसको यहाँ से पॉइंट आगे नीचे 10 लगा सकते हैं, तो जब बच्चों यहाँ पे 10 लगा देंगे तो 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 98/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे बच्चों तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। तो v बराबर देखिए बच्चों आपको 49 से बाहर कितना निकल जाएगा 7 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो डोरी में बच्चों तनाव बताना है, डोरी में तनाव भी बताना है। तो डोरी में तनाव T बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 6mg। 6 आ गया, m की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, g की वैल्यू बच्चों कितना आ गया 9.8 आ गया। तो 6 दूनी 12 हो गया, वो ना 9.8 हो गया। ठीक है, 12 अट्ठे कितना हो गया बच्चों 96, 96 का हो गया बच्चों 6, बस हासिल कितने लगे 9, 12 निम्मा 108 और 9 कितना हो गया बच्चों 117, एक अंक बाद लग गया पॉइंट, तो आपको आ गया 117.6 न्यूटन। ठीक है, इतना बच्चों इसमें तनाव यहाँ पर काम करेगा। तो उस तरीके से क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं बच्चों। आगे सवाल में क्या था आपसे वाला कि 5 किलोग्राम m बराबर आपको दे दिया बच्चों 5 किलोग्राम जल से भरी एक बाल्टी 1.6 मीटर, तो आपको आर दे दिया बच्चों यहाँ पे 1.6 मीटर
लंबी रस्सी के एक सिरे से बांध के ऊर्ध्वाधर वृत्त में, ऊर्ध्वाधर बच्चों बोला है, घुमाई जा रही है वृत्त के उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल। ठीक है, तो जो पहला हिस्सा आपका होगा यहाँ पे उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल। अब उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल बच्चों कितनी आएगी, v बार आपको याद हो क्रांतिक चाल बता जी आर बताई थी, g की वैल्यू आपको दे रखी है 10, r का मान आपका हो गया बच्चों 1.6, तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे 16 हो गया, बाहर कितना निकल जाएगा बच्चों 4 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, फिर आपसे बोला गया इसमें यहाँ पे न्यूनतम चाल क्या होगी, ठीक है, जिससे कि जल बाहर ना गिरे। यदि इस चाल से गति करते रहे तो पथ के न्यूनतम बिंदु बाल्टी द्वारा जल पर लगाएगा अभिलंबित बल। ठीक है, न्यूनतम बिंदु पर अभिलंब बराबर क्या होगा, तनाव बल। तनाव बल बच्चों कितना आया था 6 mg। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों 6 आ गया, m की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5। ठीक है, 5, g का मान 10, तो कितना हो गया 5 × 310 300, तो यानी कि 300 न्यूटन बच्चों यहाँ पे काम करेगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों, आगे क्या कहता है, ये कहता है 1 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया m 1 किलोग्राम। ठीक है, 5 मीटर लंबी डोरी, आर बराबर हो गया 5 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांध कर ऊर्ध्वाधर वृत्त में बच्चों घुमाया जा रहा है। जी का मान आपको दे रखा है यहाँ पे बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये कह रहा है उच्चतम बिंदु पर गेंद की किस चाल पर डोरी में तनाव शून्य होगा। उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर आपको बताना वी, वी बराबर क्या होता है बच्चों जी आर। ठीक है, तो जी की वैल्यू बच्चों 9.8 है, आर की वैल्यू 5 है, यहाँ से हटा के 10 आ गया, तो उसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा, तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा 49 बटे में 98/2, इसको काट देंगे यहाँ पर 49 आ जाएगा, तो आपका वी बराबर हो गया बच्चों √49, यहाँ से कितना बाहर आएगा बच्चों 7 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस कंडीशन न्यूनतम बिंदु पर 40 की क्या होगी, बी पार्ट में बोला है बच्चों न्यूनतम न्यूनतम बिंदु पर वेग कितना होगा, v बराबर रूट बच्चों 5 gr। ठीक है, तो 5 × g की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 9.8, r की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, यहाँ से इसको हटा दिया 10 आ गया, 5 से इसको काट 2 बार कट गया। ठीक है, अब इसको देखें 2 से इसको काटेंगे 49 बार कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा बच्चों 49 × 5 आ जाएगा, 49 से बाहर आ जाएगा 7 और ये √5 आ जाएगा, तो ये इतना आएगा 7√5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से चाल से गति करेगा। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में एक तरीके से हमारा चैप्टर आज ये कंप्लीट हो चुका है आपका। हमने इस चैप्टर में टोटल 4 लेक्चर लिए हैं। अगर आप इन चारों लेक्चरों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके होम एग्जाम में इसमें से 7 नंबर अगर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।